गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बच्चों न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 14 दिस इकोसिस्टम, जिसको आप हिंदी में पारितंत्र भी बोलते हो। तो वैसे तो आपने ये पहले भी शब्द सुना होगा, बट उसी को आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। इकोसिस्टम या पारितंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम जो है हमारी नेचर का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब कि हमारी नेचर का एक ऐसा हिस्सा जो कुछ काम कर रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते ही हैं, उनके आसपास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम का जो साइज है वो भी बहुत कुछ हो सकता है इकोसिस्टम एक छोटे से पॉन्ड में हो, या हो सकता है एक बहुत बड़ा तालाब हो, या एक बहुत बड़ा जंगल हो। मतलब इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा ये बायोस्फीयर है, पूरी जो धरती है, ये भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं। और अब क्योंकि हम अगर कोई इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको एक ही टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया है, हमने इकोसिस्टम की डिवीजन कर दी है, उसको दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होते हैं एक्वेटिक। नाम से आपको पता लग रहा होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं जो जमीन पर होते हैं, जैसे जंगल हैं, ग्रासलैंड है या डिजर्ट्स हैं। और जो पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, एस्चुअरी है, ये सारे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम्स है, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे हम इकोसिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये भी आपको नाम से ही पता लग जाएगा। जो इकोसिस्टम हमारी धरती पर पहले से मौजूद है, जिसे नेचर ने क्रिएट किया, उन्हें हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, इसे हम नहीं बनाते, ये पहले से बने होते हैं। लेकिन जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं वो मैनमेड है। जैसे हमने खेत बनाया, मतलब क्रॉप फील्ड बनाई, उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ सिलेक्ट करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसी तरह से हम एक्वेरियम खरीदते हैं जिसमें हम फिशेस को रखते हैं। इसके अलावा हम गार्डन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इकोसिस्टम्स हैं ये सब आर्टिफिशियल है। तो मतलब जो चीज पहले से हमारी नेचर में मौजूद रहेगी वो नेचुरल होगी, और जिसको हम खुद बनाएंगे वो मैनमेड होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इकोसिस्टम में कोई चीज इनपुट के रूप में डाली जा रही है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। इकोसिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जिसको आप फूड चेन, वेब या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी बोल सकते हो। और जब वही ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो डिग्रेड होता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो जैसे आप कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनाते हो, यहाँ भी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि सबसे पहले इनपुट दिया गया, उसके बाद हमने उसको एनर्जी को ट्रांसफर किया, और लास्ट में आउटपुट, जिसमें कि उस ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी एनर्जी किस तरह से लॉस होती है, हम वो चीज दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शन की बात करते हैं। जब हमने प्रीवियस लेसन किया था तो हमने देखा था कि एनवायरनमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, जिनको आप जैविक और अजैविक घटक भी बोलते हो। और हमने ये भी देखा था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी किस तरीके से ये फैक्टर्स होने जरूरी हैं, और उसके सर्वाइवल को काफी हद तक कंट्रोल भी करते हैं, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी वजह से एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, और वो हर एक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब हर एक इकोसिस्टम का फीचर एक दूसरे से अलग होगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से मौजूद हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि किसी इकोसिस्टम में कितने प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज पाई जाती हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि वहां पे स्पीशीज ज्यादा है या कम है, तो इकोसिस्टम ज्यादा फ्लरिश कर रहा है या कम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जो एक डेफिनेशन मार्क करनी है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। अगर आप किसी इकोसिस्टम में वर्टिकली होता है, ऊपर से नीचे, वर्टिकल तरीके से आप ये बता दो कि अलग अलग लेवल पे कौन सी स्पीशीज आ रही है। जैसे हम नॉर्मली सबसे नीचे के लेवल पे प्रोड्यूसर को रखते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी
प्राइमरी कंज्यूमर्स को रखते हैं जिसमें हर्बीवोर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी। तो मतलब ये जो हमने अलग अलग लेवल बना दिए, अलग अलग लेवल पे जब हम अलग अलग स्पीशीज को रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम किसी जंगल की बात करते हैं तो वहां पर जो ट्रीज होते हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे आएंगे। जो श्रब्स हैं वो सेकंड नंबर पे आएंगी, और जो हर्ब्स और ग्रासेस है जिनका साइज बहुत ही छोटा है वो सबसे नीचे लेयर आएंगी। मतलब अगर आप उसको 3 लेयर में रिप्रेजेंट करो तो सबसे नीचे आपकी ग्रासेस और हर्ब्स आती हैं, क्योंकि एक तो इनका साइज बहुत छोटा है और इनकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा नंबर में होंगी। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं श्रब्स को, जो थोड़े से बड़े पौधे हैं जैसे झाड़ियां होती हैं, और सबसे ऊपर हम रखते हैं ट्रीज को। अब इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे एक साथ जुड़े होते हैं और सारे मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक इकाई की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें इकोसिस्टम के अंदर होने वाली कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में कितनी चीज बन रही है, मतलब वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो कितना फूड बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कितनी जल्दी उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। एनर्जी फ्लो की एक लेवल से दूसरे लेवल में कैसे एनर्जी जा रही है, और न्यूट्रिएंट्स कैसे जा रही है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल लिया है वो पोंड का लिया है, यानी कि तालाब का लिया है। अब सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोंड है या जो तालाब है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो पोंड बच्चों नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। कई जगह पे हम पोंड्स खुद अपने अकॉर्डिंगली भी बनाते हैं और वैसे नेचुरली भी बन जाते हैं। तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है। सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट का मतलब है कि ये अपने आप से सर्वाइव कर सकता है, इसको आपको अलग से कोई बाहर से चीज देने की जरूरत नहीं है, और सिंपल सा है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अब पोंड होता है कि आपको पता है एक पानी की जगह जहां पर ये सारी चीजें मौजूद है जो भी हमने 4 पढ़ी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब पोंड के अंदर अगर हम सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो वाटर जो है इसका एबायोटिक कंपोनेंट है। वाटर के अंदर सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस घुले हुए होते हैं, और इसके अलावा जो मिट्टी है वो सारी पोंड के नीचे जमा हो जाती है। तो ये इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब आता है कि इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, या कितनी देर वहां पे टेम्परेचर रहता है, डे लेंथ क्या है, क्लाइमेट वहां का कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली उस पॉन्ड के फंक्शंस जो है वो रेगुलेट होते हैं। इसके जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है, मतलब जो अपना फूड खुद बना पा रहे हैं, वो है फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी या कुछ प्लांट्स। आपने देखा होगा कि जो तालाब है, तालाब के ऊपर कई बार परत सी जमी होती है हरे रंग की, तो वो जो परत है वो है फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी। और इसके अलावा उसमें कुछ प्लांट्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डूब जाते हैं, और कुछ है जो बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें प्लांट्स हैं तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स है तो उनको खाने के लिए जू प्लैंक्टन्स भी मौजूद होंगे, और ये जू प्लैंक्टन हो सकता है फ्री स्विमिंग भी हो सकता है ये नीचे नीचे रहने वाले भी हो। तो ये यहाँ पे कंज्यूमर्स बन जाते हैं। फिर जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो इनको डिकम्पोज करता है, इनको डिकम्पोज करते हैं फंजाई, बैक्टीरिया या फ्लैजिलेट्स। और ये जितने भी डिकम्पोजर हैं ये जनरली पॉन्ड के बॉटम में रहते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर इकोसिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं। ये आप कह सकते हो बायोस्फीयर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं, मतलब सूरज की एनर्जी से ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स को हेटरोट्रॉफ्स खाते हैं, फिर उनकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन के बाद जब वो मर जाते हैं तो उनका सारा डेड मटेरियल जो है मिनरलाइज हो जाता है, मतलब उसमें से मिनरल्स निकलने लग जाते हैं, सिंपल फॉर्म में वो चेंज हो जाता है और वो वापस से मिट्टी में आ जाता है। तो यही चीजें बार बार होती रहती हैं। एनर्जी का फ्लो हमेशा बच्चों यूनिडायरेक्शनल रहेगा। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि जो एनर्जी है वो हमेशा प्लांट से एनिमल्स और फिर एनिमल से डिकम्पोजर की तरफ जाएगी। कभी भी उल्टा नहीं होता कि डिकम्पोजर से एनिमल्स में जाए और एनिमल्स को प्लांट्स खाएं। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा लो से हायर लेवल में जाएगा, और जितनी भी एक्स्ट्रा हीट है वो हमेशा एनवायरनमेंट में ही लॉस हो जाती है। तो अभी हमने इसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था।
अब हम इसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चारों चीजें आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, आपको पता है किसी भी इकोसिस्टम को काम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि अगर आपके पास एक यूनिट एरिया मतलब आपके पास 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 हेक्टेयर स्क्वायर एरिया है, तो उस एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस करके कितना बायोमास प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब प्लांट्स जब एक बार फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कितना ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उस अमाउंट को हम उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मापने का जो बच्चों यूनिट है वो हम जनरली या तो इसको वेट में मापते हैं या एनर्जी में मापते हैं। अगर आप इसको वेट में मापते हो तो इसका यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो उसने बायोमास बनाया वो कितने ग्राम बनाया। और अगर हम एनर्जी में कैलकुलेट करते हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो बायोमास प्रोडक्शन का जो ये रेट है इसको हम प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं। जहां पर भी रेट शब्द लगा हुआ है आपने ये समझ जाना है कि वो चीज टाइम से डिवाइड हो रही है। मतलब ये सारी चीजें हम टाइम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में कितना हुआ। तो इसको आप पहले वाले यूनिट तो आप सेम रखोगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर, साथ में एक और चीज यह लगा दोगे पर ईयर की, मतलब हर साल 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने ग्राम एनर्जी उसने प्रोड्यूस की है या बायोमास उसने प्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे फिर हम अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर भी कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जीपीपी एंड एनपीपी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि पूरे फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के द्वारा कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है, वो होती है उनकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे। अब मान लो किसी प्लांट ने बहुत सारा मटेरियल प्रोड्यूस किया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस करके। अब ये तो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल आपके उस प्लांट के अंदर जमा रहेगा। कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा भी है जो हीट की फॉर्म में या रेस्पिरेशन की फॉर्म में वो यूटिलाइज भी कर लेगा। तो जब हम बच्चों नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो हम इस जीपीमी में से जो रेस्पिरेशन है उसे माइनस कर देंगे तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्लांट की वो एनर्जी या वो मास जो आगे हेटेरोट्रोफ्स एनिमल्स को, हर्बीवोरस एनिमल्स को अवेलेबल है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। टोटल ग्रोस वाला उसको अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद बच्चों एक और शब्द आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो तो कंज्यूमर्स ने ये ले ली, लेकिन उस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कंज्यूमर ने कितना ऑर्गेनिक मैटर खुद बनाया है वो उसकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग हो सकती है, मतलब ये प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकती है। इसके अलावा ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकती है। तो हमारे अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो हमारी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन टन है। मतलब कि हमारा पूरा बायोस्फीयर जो है वो लगभग 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है। और ओशियंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो प्रोड्यूस करता है वो 55 बिलियन टन है। उसके अलावा जो है आप ये कह सकते हो कि टोटल 170 में से 55 बिलियन टन जो है वो तो बनता है ओशियंस में, और बाकी का जो 115 बिलियन टन बचता है वो लैंड पे बनता है। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको बाकी वैल्यूज पता हो तो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।